दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ हमारे संविधान सीरीज की नई वीडियो, जिसमें हम पहले बात कर चुके हैं हमारे संविधान के मौलिक तत्वों के बारे में, हमारे संविधान की रचना के बारे में, और आज हम बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अभी तक हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान संघात्मक शासन प्रणाली पर निर्भर करता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है, और इसमें किसी ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होने के साथ साथ केंद्र तथा राज्य सरकारों के विवादों का समाधान करने में सक्षम हो। इसलिए यह कार्य न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में सभी कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। संविधान के उपबंधुओं की व्याख्या करने का अधिकार एवं अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। हम आपको यह बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय सामाजिक और व्यक्तिगत कल्याण के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करती है। साथ ही अगर न्यायपालिका के संगठन की बात की जाए तो भारतीय न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा ही की जाती है। इस व्यवस्था से राजनीतिक दल बंदियां गुटबाजी की बुराई को समाप्त किया जा सकता है और योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में की जाती है। भारत में सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों की नियुक्ति में कार्यपालिका की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। इसमें एक निश्चित अवधि तक वकालत करने वाले लोगों को बैठने की अनुमति भी दी जाती है। अब हमारे भारत जैसे देश में संघात्मक राज्य में सर्वोच्च न्यायालय का क्या महत्व होता है, उस विषय पर भी चलिए बात करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय। संघात्मक सरकार का एक आवश्यक अंग होता है। इसका कार्य संविधान की व्याख्या करना तथा केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य अधिकार संबंधी झगड़ों का समाधान करना आदि इत्यादि आते हैं। संघीय शासन के फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय यह भी देखता है कि संविधान के उपबंधुओं का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, यानी किसी भी कोई रूल को ब्रेक तो नहीं किया जा रहा है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को संवैधानिक मामलों में परामर्श देने का भी कार्य करता है, और अंतिम में सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारों का संरक्षक भी होता है। या यदि हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं उसका अगर कोई खनन करता है तो उसे कार्यवाही की बल और केवल न्यायपालिका द्वारा ही ली जाती है। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखने की है कि अगर भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना आवश्यक की गई है, लेकिन संविधान निर्माताओं द्वारा एकीकृत न्याय प्रणाली की स्थापना भी की गई है, जिसमें देश में अवस्थित सभी न्यायालय केंद्र तथा राज्य दोनों की विधियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हैं, और नीचे की न्यायालयों इसके निर्णय के विरुद्ध ऊपर की न्यायालयों में अपील भी की जा सकती है। यानी अगर आप कोई जिला स्तर की न्यायालय में कोई केस हार जाते हैं तो उसकी आप आसानी से ऊपर की अदालत में ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई जा रही है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि जिलों में या मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में किस प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की जाती है। यह टेबल आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम इसकी तरफ गौर करें तो पाएंगे कि उच्च न्यायालय के 2 भाग होते हैं, जिलों में और मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में। जिलों के अंदर इसके 3 भाग होते हैं, वहीं मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में भी इसके 3 और भाग होते हैं, जो आप आसानी से दिए टेबल में देख सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का संगठन किस प्रकार किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और 28 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया था। मूल संविधान के अनुच्छेद 124(1) में यह प्रावधान किया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, जब तक कि संसद द्वारा वृद्धि न कर दी जाए। सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 द्वारा न्यायाधीशों की संख्या 10 और 1960 में 14 कर दी गई थी। अब हमने न्यायपालिका की स्थापना की बात कर ली, अब हम एक नजर डालते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति पर। मूल रूप से देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, जो कि एक व्यवहार में ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी राष्ट्रपति का अधिकार सिर्फ एक औपचारिकता है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। प्रधानमंत्री अपने गृह एवं विधि मंत्री से गुप्त विचार विमर्श के दौरान ही ऐसा निर्णय लेता है। साथ ही न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संविधान में कुछ दिशा निर्देशों को भी अपनाया गया है, जिसमें वह भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, उसकी कम से कम 5 वर्ष तक की किसी उच्च न्यायालय या न्यायाधीश वह रह चुका हो, किसी उच्च न्यायालय का
या एक से अधिक उच्च न्यायालय में वह कम से कम 10 वर्ष तक तो अधिवक्ता रह चुका हो और साथ ही साथ राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता भी हो। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ में उच्च न्यायालय ने दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर गौर फरमाएं तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी इनके संदर्भ में राष्ट्रपति को किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। वहीं तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए हमने आपको एक चार्ट दिया है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि उसने उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। किसी भी न्यायाधीश की राष्ट्रपति तभी पर पद मुक्त हो सकता है जब वह संसद के दोनों सदनों यानी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके उनसे ऐसा करने को कहे या प्रत्येक न्यायाधीश को पद ग्रहण करते समय राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर लेने के बाद देश में किसी भी न्यायपालिका अधिकरण के समक्ष वकालत कर सकता है। अनुच्छेद 126 के अनुसार जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तब न्यायालय के न्यायाधीशों में से इसे राष्ट्रपति इसके लिए नियुक्त को मुख्य न्यायाधीश का कार्य करेगा। यदि कभी राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हो गया है जो सार्वजनिक महत्व का है, उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद के अंदर में वर्णित विषय संबंधित परामर्श मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय प्रतिवेदन करेगा। साथ ही न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिबंध अधिकार शिक्षा और उत्प्रेषण लेख जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम न्यायालय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके लिए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से परामर्श भी लेता है और साथ ही न्यायाधीशों के वेतन भारत की संचित निधि भी दी जाती है। केवल वित्तीय संकट के समय में ही ऐसा किया जाता है। राष्ट्रपति यदि चाहे तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूर दूसरे उच्च न्यायालय में तबादला भी कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भारतीय संविधान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आपके लिए एक चुनिंदा किताब जिसका नाम है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इससे आप संविधान की सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे खरीद सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।